हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ओमकार मौर्य क्लासेस पर आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं इतिहास। जो हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो 9वीं के बच्चे हैं, जो वर्ष 2024 में जो 8वीं पास करके क्लास 9वीं में आए हैं, हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए फर्स्ट चैप्टर फ्रांस की क्रांति हम उनके लिए लेकर आए हैं। यह न्यू पैटर्न पर होगा और न्यू सिलेबस पर होगा, हमारे नए पैटर्न पर और सिलेबस पर होगा, एकदम अपडेटेड क्लास है हमारे अपडेटेड क्लास है। अपडेटेड हमारा ये जो है, हमारा ये क्या क्लास रहेगा। तो देर न करते हुए दोस्तों, हम फ्रांस की क्रांति को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने में एक कहानी के माध्यम से इस फ्रांस की क्रांति को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आज वर्तमान में चाहे भारत हो, अमेरिका हो, ठीक है, अमेरिका हो, कोई भी देश हो विश्व में, सभी देशों में या तो प्रधानमंत्री का शासन है या तो राष्ट्रपति का शासन है। आप सब जानते हैं, चाहे चीन हो, भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, कोई भी देश हो, किसी न किसी देश में या तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का शासन है या तो राष्ट्रपति का शासन है। एक दो दोस्तों को अगर अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो आमतौर पर हर देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का शासन है। जैसा कि आप बचपन से ये जानते आ रहे हैं कि प्राचीन समय से राजा और महाराजा का शासन रहा। यानी भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, जापान, आप किसी भी देश का अगर इतिहास पढ़ लें तो सभी देशों में प्राचीन समय से राजा, महाराजा, बादशाह, यानी इस तरह के लोग शासन करते हुए चले आ रहे हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि ऐसा क्या विश्व में, समकालीन विश्व में इस तरह की ऐसी क्या घटना दिखी कि जो प्राचीन समय से, यानी 3000 साल से लेकर 3000 से लेकर 4000 साल पहले से जो प्राचीन समय से कोई राजा गण का शासन था, वो आपका 18वीं सदी 19वीं सदी और 20वीं 21वीं सदी में यह राजाओं का शासन ना होते हुए क्या लोकतंत्र है एवं राजा की जगह पर क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का शासन है। तो आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जो हजारों साल से जो राजा महाराजाओं का जो शासन आया उसको खत्म किया और लोकतंत्र आया, राजा की जगह पर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का शासन हुआ। आखिर ऐसी क्या घटना घटी इतिहास में। तो जो फ्रांस की क्रांति है, इसको यहाँ पर बताता है कि इतिहास में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से यह लोकतंत्र आया, चुनाव प्रणाली आया, मुख्यमंत्री को हम देखने को मिला, हमें सांसद को देखने को मिला, हमें विधायक देखने को मिले, अन्य पद देखने को मिले, राष्ट्रपति का पद देखने को मिला, राज्यपाल का पद देखने को हमें मिला, हमें राज्यपाल का पद क्या हमें देखने को मिला, हमें ये मिला। तो कैसे, इसके लिए हमें क्या, ये फ्रांस की क्रांति हमें पढ़ेंगे तो इन सब का जवाब फ्रांस की क्रांति देते। देखिए, इतिहास जो है हमें बताता है कि आज हम ऐसे क्यों हैं, आज हम ऐसे क्यों, यानी इतिहास हमें ये बताता है कि आज हम ऐसे क्यों हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या हमारा संघर्ष रहा, क्या हमारा बलिदान रहा, क्या त्याग रहा है, इतिहास हमें बताता है। तो इस फ्रांस की क्रांति में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ पर राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था वो शासन समाप्त होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, जहाँ पर राजाओं महाराजाओं के द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद ऐसे बड़े बड़े पद आए। आखिर कैसे आया, क्या वो घटना घटी, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है फ्रांस की क्रांति से हमें
पता चलेगा। तो देर न करते हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक क्रांति हुई, इसके लिए एक घटना हुई, उन घटना के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, जिससे हम क्या इन चीज़ों को हम समझ सके कि आखिर राजाओं वाला शासन हट के ऐसा शासन कैसे हुआ। देखिए हुआ क्या, जो राजा हुआ क्या, 1789 में फ्रांस को तो सभी जानते हैं, फ्रांस क्या वर्तमान में क्या एक देश है। तो जैसे कि मैंने बताया कि भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में राजाओं महाराजाओं का ही शासन होता था। जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक राजा है, उसके बाद उसका बेटा ही राजा ही होगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो, वो राजा बनेगा। बस फर्क इतना है कि योग्य है तो अपने पिता के जो साम्राज्य था उसका शासन कर सकता था, शासन कर पाता था, और साम्राज्य के साथ विस्तार कर पाता था। और योग्य ना हो तो क्या होता था, को उसका साम्राज्य को क्या करता था, समाप्त हो जाता था, या उसके साम्राज्य पर क्या साम्राज्य पर नियंत्रण हो जाता था, किसी बाहरी शक्ति का क्या नियंत्रण हो जाता था। यानी पहले क्या था कि एक राजा है, उसका बेटा चाहे योग्य हो चाहे ना हो, राजगद्दी उससे मिलता था। योग्य होता था तो अच्छे से शासन कर लेता था अपने साम्राज्य में, और यहाँ तक कि साम्राज्य का विस्तार भी कर लेता था। मान लो उसके पिता की सीमा इतनी है तो वो आने के बाद इतना कर देता था। लेकिन अगर योग्य ना होता था तो उसी का अधिकारी विद्रोह करके क्या करते थे, राजपाट हड़प लेते थे, उसके अधिकारी, उसके रिश्तेदार, या बाहरी जो कोई राज्य हुआ उसके राज्य पर आक्रमण करके, हमला करके उसके सीमा को क्या अपने में मिला लेता था, पूरा उसके सीमा का अपने सीमा में कुछ इस तरह से विलय कर लेता था। तो पहले प्राचीन सभ्यता क्या रही कि चाहे राजा युग हो चाहे ना हो, उसके बेटे को, जो बड़े बेटा होता था, आमतौर पर उसको राजगद्दी दी जाती थी। ये भारत में पूरे विश्व में आमतौर पर ऐसा होता था। तो 1979 की बात अगर हम बात करें, तो अगर हम 1979 की बात करें, जैसे अगर भारत के संदर्भ ले तो भारत के संदर्भ में ले तो भारत में बहुत सारे वंशों का राज रहा, जैसे मौर्य वंश होगा, चोल वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, मुगल हुए, राजपूत हुए, मराठे हो गए, तुगलक हो गए, खिलजी हो गए, ना जाने ऐसे कई सारे वंशों का क्या भारत में शासन ही रहा है, बहुत सारे वंशों का शासन रहा है। ठीक उसी प्रकार 1789 के समय फ्रांस में एक वंश था जिसका नाम था बूबो वंश का क्या शासन रहा। अब बूबो वंश का शासन रहा कहाँ पर रहा, फ्रांस में रहा। और जब फ्रांस में जब बूबो वंश का शासन रहा तो बूबो वंश का जो शासक का जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था लुई सोलामी, या जिसे हम लुई 60 के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये क्या है, इसका शासन रहा है। ये क्या बूबो राजवंश का ये उत्तराधिकारी रहा, और 1789 पे ये क्या है, ये राजगद्दी पर बैठा। इससे राजा फ्रांस का बना दिया गया था। जब ये राजा बना तो इसकी उम्र बहुत कम थी, लगभग 21 साल की उम्र थी। यानी इसकी उम्र जो थी ये बहुत कम थी, यानी ये क्या था, कम उम्र का अनुभवीहीन शासक था। यानी ये कम उम्र का था प्लस अनुभवीहीन था। देखिए उम्र का शासन से हालांकि कुछ बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखो भारत का ही अगर इतिहास पढ़ो तो 13 साल 4 महीने का अकबर था। 13 साल 4 महीने का अकबर था जब वो दिल्ली का राजा बना। जब वो राजा बनता तो उसके पास केवल 2 ही चीजें थी, एक आगरा और एक दिल्ली। मात्र वो 13 साल 4 महीने में की उम्र में ही वो बादशाह बन गए। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उसने बैरम काम से उसने शिक्षा लिया, सीखा, और क्या हुआ,
एक समय बाद उसने क्या उत्तर भारत में एक प्राकृतिक सीमा तक उसने क्या अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण के राज्यों को क्या उसने अधीनस्थ किया। तो उनका हालांकि कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या था, जो लुई सोलामी था ये बूबो राजवंश का था और 1979 में ये क्या ये जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठा। जब ये गद्दी पर बैठा तो कम उम्र का था, इसकी उम्र कम थी और ये क्या था अनुभवीहीन शासक था। देखो जब किसी भी व्यक्ति को, जब किसी भी वंश के व्यक्ति को जब राजा बनाया जाता है, जब राजा बनाया जाता था या जब राजा के लिए उसका नाम रखा जाता था कि इन राजा के बाद इनके ये बेटे गद्दी को संभालेंगे या उत्तराधिकारी होंगे, उस व्यक्ति को राजपाट हुआ, राजपाट हुआ, शासन हुआ, युद्ध हुआ, कूटनीति हो गया, कूटनीति शासन हो गया, अन्य तमाम तरह की चीजें क्या उनको सिखाई जाती है बचपन से, ताकि आगे चल के जब वो राजा बने अपने साम्राज्य को अच्छे से सुचारू रूप से क्या करे उसका संचालन कर सके। लुई सोलामी को भी शायद सिखाया गया होगा, लेकिन वो उतना क्या उसके पास क्या थे योग्यता नहीं थी, यानी ये योग्य नहीं था लुई सोलामी। कम उम्र का था प्लस ये क्या था, कम उम्र का था प्लस ये क्या था अयोग्य था, इसके पास कोई योग्यता थी नहीं थी। 1789 में क्या हुआ भाई, ये राजा बना और जब राजा बना तो कुछ वर्ष बाद क्या था ऑस्ट्रिया। देखिए दो चीज है, एक है ऑस्ट्रिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रिया जो है ये फ्रांस के ही पास ही पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया समझ लो जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा विश्व है, तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ता है क्योंकि ऑस्ट्रिया फ्रांस के इधर पास में ही पड़ जाता है। अगर ये फ्रांस है तो समझ लो ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रिया है ये फ्रांस के पास में पड़ता था और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनवे से क्या हुआ था, इसका जो लुई सोलामी था उसका क्या हुआ विवाह हो गया। ये क्यों बता अभी आप आगे चल के समझेंगे। 1979 में राजगद्दी बैठा, शादी भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ जानिए जब ये राजगद्दी पर बैठा तो चीजें सब कुछ ठीक नहीं थी और जब ये राजगद्दी पर बैठा तो उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई। अब चीजें क्या खराब हुई, क्या बहुत ज्यादा खराब हुई, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए हुआ क्या, आप ऐसा समझिए हुआ क्या। अब इसको समझने के लिए आपको जो है भारत को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भारतीय समाज को नहीं समझेंगे तब तक लुई समाज को क्या आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको पहले भारत का एग्जाम्पल समझाता हूँ भारतीय समाज को, तभी जाके क्या करेंगे आप जो है क्या फ्रांस को समझ पाएंगे। तो मैं दो जगह खाड़ा खींच दूँ, ये जो है मैं भारत कर दूँ और ये क्या मैं फ्रांस कर दूँ। जैसा कि देखिए, जैसा कि आपको भारत में मालूम है कि भारत में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। इनका क्या काम है, पूजा पाठ। दूसरा क्या काम है, अध्ययापन। या तीसरा काम लिख लो, जैसे मंत्री बनना राजा का, पुरोहित हो गया, सलाहकार हो गया, इत्यादि क्या इनका काम है। हम फ्रांस की क्रांति पढ़ने के लिए आपका जो है भारत का समाज समझेंगे तो ही फ्रांस के समाज को पढ़ पाएंगे, और जब फ्रांस के समाज को पढ़ेंगे तभी आप फ्रांस की क्रांति को समझ पाएंगे, समझिएगा। तो भारत में क्या ब्राह्मण जो है उनका क्या काम है, पूजा पाठ करना, अध्यापन करना, मंत्री बनना राजा महाराजाओं का, पुरोहित बनना या सलाहकार इत्यादि काम है। क्षत्रिय का क्या काम है, राज्य का सुरक्षा करना, शासन करना, कर वसूलना, न्याय करना एवं अन्य प्रशासन को देखना, ठीक है। वैश्य के काम है, अब मैं वैश्य का ले लूं, वैश्य के काम है
पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया। इनका क्या काम था? अब शूद्र का क्या था? शूद्र जो था इसका क्या काम था? जो शूद्र था इसका क्या काम था? इन वर्णों की सेवा करना। जैसे वैश्य है, अगर वो कृषि करा तो कृषि के पास उसका 400 बीघे खेत होंगे, 500 बीघे खेत होगी, तो संभव है कि उसका परिवार 400 या 500 बीघे में खेती कर सकता है? नहीं। तो वैश्य तो शूद्र क्या करते हैं? उसके खेतों में जाके काम करते थे, और जब काम करते थे तो किसान कहलाए, किसान कहलाए। जैसे बहुत सारे क्या उनके पास बहुत सारे पशु होते, 100 भैंस गाय कुछ इस तरह होते थे। ये शूद्र क्या करते थे? उनके गौशाला में जाके श्रम का काम करते थे, खेतों में काम करते थे। ये जब वैश्य थे, जब व्यापार करते थे तो ढुलाई उलाई काम हो गया, अन्य चीजों की तरह ये क्या शूद्र क्या करते? इनका सेवा देते थे। भारतीय में क्या ये वर्ण वैसा था, और इस तरह से समाज का प्राचीन समय में काम चलता था। कोई भी अपने वर्ण को छोड़ नहीं सकता था, कोई अपने वर्ण को छोड़ नहीं सकता, कोई अपने काम को लगभग ना के बराबर 99% क्या वो छोड़ नहीं सकता था। आमतौर पर व्यवस्था ऐसी थी, सबके लिए फिक्स था। ब्राह्मण में जब नहीं हो तो यही काम कर सकते हो, क्षत्रिय काम हो तो यही कर सकते हो, वैश्य काम हो यही कर सकते हो, या शूद्र काम हो तो सेवा देना, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक इसी प्रकार क्या था, ठीक इसी प्रकार क्या था, इसी प्रकार जो था ये जो फ्रांस की क्रांति, ये जो फ्रांस था, इस फ्रांस के समाज में 3 स्टेट थे। जैसे फर्स्ट स्टेट हो गया, फिर उसके बाद आपका जो हुआ सेकेंड हो गया, स्टेट हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या थर्ड स्टेट हो गया। स्टेट में यानी कटघरी हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट में क्या होता था, जो वहाँ के पुरोहित वर्ग होते थे, जैसे हमारे यहाँ हिंदू समाज है तो ब्राह्मण हो गया, वहाँ पे क्या ईसाई को मानते थे। तो जो चर्च के फादर हो गए, जो चर्च से संबंधित जो लोग हैं, जो धर्म संबंधित जो लोग होंगे ना, धर्म से संबंधित जो लोग होंगे, धर्म से संबंधित विद्वान विद्वान हो गए, या जैसे फादर हो गए, फादर मतलब चर्च के फादर हो गए, ये सारे के सारे क्या इसमें फर्स्ट स्टेट में आते थे। जो धर्म का प्रचार करते थे, जो धर्म गुरु हो गए, जो धर्म के विद्वान हो गए, जो फादर हो गए, जो फादरी वर्ग हो, ये क्या करते थे? ये फर्स्ट स्टेट में आते थे फ्रांसीसी समाज में। और इनका औहदा सबसे बड़ा था, इनका औहदा जो था वो शासक वर्ग से भी बड़ा था। जैसे भारत में क्षत्रिय का क्या काम था? शासन करना। तो ब्राह्मणों से छोटे थे, ब्राह्मण इनसे बड़े थे। जो राजा है, राजा से बढ़ के ब्राह्मण होते थे हमारे भारत में। तो वहां भी कुछ ऐसा था, जो धर्म के विद्वान थे, जो धर्म के जो विद्वान है, जो धर्म के विद्वान हो गए, जो पुरोहित हो वहाँ हो गए ईसाई धर्म के, जो धर्म का प्रचार करते थे, जो फादर, ये सभी चीजों को जो इन लोगों के फर्स्ट स्टेट में डाला जाता था। इनको समाज में सबसे ऊपर रखा जाता, सबसे क्या, अगर समाज है तो सबसे टॉप में क्या इनको रखा जाता था। इनकी स्थिति यहाँ पर थी, इस तरह टॉप में थी। अब आ जाता हूँ सेकंड स्टेट में। सेकंड स्टेट में क्या होते थे? शासक वर्ग आते थे, शासक वर्ग आते थे। जो शासक वर्ग हो गए, जो बुबा वंश के जो लोग हो गए, जो शासक वर्ग हैं, जिनका काम है शासन करना, ये सारे लोग क्या होते थे? इसमें आते थे। इसमें इनका काम था शासन करना। वहीं पर जो शासक वर्ग थे वो इधर थे कुछ इस तरीके से। इनके बाद यही थे, ठीक है, शासक वर्ग यहाँ पर थे। अब देखिए जो थर्ड स्टेट था, इस थर्ड स्टेट के 3 भाग थे, 1, 2 और 3 थर्ड स्टेट है। जो थर्ड स्टेट में क्या 3 भाग थे। जो तीसरे में जो पहला था, मैं यहाँ लिख दूं, तीसरे का जो पहला था, उस तीसरे पहले में जो बड़े जमींदार हो गए, बड़े जो क्या इसमें क्या सरकारी लोग आते थे, जैसे वकील हो गए, अदालती कर्मचारी हो गए इत्यादि। जो पढ़े लिखे लोग थे, ये थर्ड स्टैंड में पहले नंबर पे ये लोग आते थे। वहीं पर जो थर्ड स्टैंड में जो सेकेंड वाला जो स्थान था, थर्ड में जो सेकेंड था, इसमें क्या हो गया? बड़े किसान हो गए, जमींदार हो गए, क्या थे? जमींदार हो गए, उद्योगपति हो गए, उद्योगपति हो गए, अन्य जितने भी बड़े और धनी व्यक्ति थे, ये क्या होते थे? ये इसमें आते थे। वहीं पर जो हमारा वहीं पर जो आपका
फ्रांस के साम्राज्य जो थर्ड स्टेट का जो तीसरा भाग था, इसमें क्या था, इसमें जो था छोटे लोग आते, जैसे मजदूर हो गया, जैसे आप श्रमिक कह लो, श्रमिक हो गया, फिर किसान कह लो आप, किसान हो गया, भूमिहीन व्यक्ति हो गया, भूमिहीन व्यक्ति हो गया। किसान में छोटे किसान होते थे, एकदम छोटे होते थे, छोटे किसान हो गए, भूमिहीन व्यक्ति हो गया, कारीगर हो गया, कारीगर हो गया इत्यादि। ये क्या होते हैं, इत्यादि जो थे, इत्यादि क्या थे, ये थर्ड स्टेट में आते थे। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर इस तरह से ये इनके समाज की क्या, फ्रांस के समाज की संरचना थी। अब जरा अब यहाँ पर आगे जब समझिएगा तो होता क्या था कि जो ये जो थर्ड वर्ग है, इसकी आबादी सबसे ज्यादा थी, जिसमें से ये तीसरा स्टेट थे, इसकी आबादी सबसे ज्यादा थे एवं सबसे गरीब थे। बात समझ पा रहे हैं? यानी ये जो थर्ड स्टेट है, सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं की थी और सबसे ज्यादा गरीब भी थे। तो क्या हुआ था, जो फर्स्ट स्टेट में जो धर्म के विद्वान थे, जो फादर थे, जो धर्म प्रचारक थे, इनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त था। यानी इनको क्या था, इनको जन्मजात अधिकार प्राप्त था। तो इनको जन्मजात अधिकार प्राप्त था। अब इनको जन्मजात क्या अधिकार प्राप्त था, जैसे पहला अधिकार ये प्राप्त था कि ये जो लोग हैं ये कभी भी टैक्स नहीं देंगे। यानी आप कुछ भी खरीदो बेचो, आपको क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने अगर मान लीजिए 100 रुपए का गेहूं खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए का गेहूं खरीदा, अगर इस 100 रुपए गेहूं खरीदने पर अगर ये मजदूर हो गए, जो छोटे किसान हो गए, भूमिहीन लोग हो गए, फिर कारीगर हो गए, मजदूर हो गए, अगर ये 100 रुपए गेहूं खरीदेंगे, अगर इनको इस पे 20 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, तो ये जो फादर वाला होता है इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनको छूट थी कि आप क्या टैक्स दोगे नहीं, एकदम टैक्स फ्री है। और जो शासन वर्ग थे तो शासक ही थे, नियम कानून वही बनाते थे, फिर दोनों के आपस में मिलकर साथ गांठ करके कानून बनाते थे और समाज पे लागू करते थे। ठीक है, तो इनको क्या जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त था, इनको किसी भी प्रकार का क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो संपत्ति थी, सबसे ज्यादा जो धन हो गया, जैसे जो धन हो गया, भूमि हो गया, धन हो गया, फिर उसके बाद आप देख लो भूमि हो गया, अन्य चीजें हो गए, ये सबसे ज्यादा क्या था, इन्हीं के पास था। विद्वान धर्म के फर्स्ट स्टेट के लोग पास था, शासक वर्ग के पास था, उसके बाद इन लोगों के पास था। तो वहां के समाज क्या था, जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के लोग रहेंगे, इनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा भूमि हुआ, सबसे ज्यादा मकान हुआ, सबसे ज्यादा पैसा हुआ, ये किनके पास होता था, पहले और दूसरे के पास में स्टेट के पास भरपूर होता था। अब जब टैक्स देना पड़ता था इन तीन थर्ड स्टेट के, इनको देना पड़ता था, जिसमें थर्ड स्टेट के जो तीसरे वाले व्यक्ति थे, ये सबसे ज्यादा गरीब थे। या इनके पास ना तो भूमि है, ना तो जमीन है, ना तो मकान है, कुछ नहीं है। इसलिए जब सरकार जब टैक्स बढ़ाती थी तो इनको क्या करना पड़ता, इनको नुकसान होता, इनको सबसे ज्यादा क्या समस्या झेलना पड़ता था। अब मेरी बात अब थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा समझने का आप प्रयास कीजिए। अब हुआ क्या, अब मेरी बात सुनिए, देखिए अब देखिए हुआ क्या, हुआ क्या 1789 में, जब 1789 में जब लुई सोलामी, यानी जब लुई सोलामी, जिसको हम लुई 16 बोलते हैं, जब ये क्या राजा बना, तो इसने क्या राज्य कोष को, यानी राज्य कोष को खाली पाया। क्या पाया, खाली पाया। यानी जब लुई सोलामी 1789 में राजा बना तो इसने राजकोष को क्या खाली पाया। तो इसने कहा कोई बात नहीं, राजकोष यानी शाही खजाना, सरकारी खजाना यदि खाली है, पैसा नहीं है सरकार के पास, तो कोई बात नहीं, भर लेंगे। और ये अनुभवहीन था, ये शासन कैसे किया इसको जानकारी नहीं थी, तो इसने क्या किया,
सोचा कि जब सरकार पर पैसा नहीं तो पैसा भर सकते हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि जो राजकोष क्यों खाली था, यानी जो राजकोष था वो राजकोष क्यों खाली था। पहले आप ये समझिए राजकोष क्यों खाली था। देखिए राजकोष क्यों खाली था, इसके पीछे कुछ कारण बताया जाता है। जैसे कि पहला कारण कि काफी लंबे समय से फ्रांस क्या युद्ध में था, काफी लंबे समय तक ये फ्रांस क्या किसी देश से क्या युद्ध कर रहा था, इसलिए युद्ध में बड़े बड़े पैमाने पर धन की निकासी, धन की समाप्ति कर लो, समाप्ति, यानी ये जो क्या था, ये फ्रांस था बड़े पैमाने पर धन की समाप्ति, क्योंकि ये युद्ध कर रहा था फ्रांस, इस वजह से इसका जो सरकारी खजाना था ये खाली हो जा रहा था। दूसरा क्या हुआ, इसने क्या हुआ 13 औपनिवेशिक क्षेत्र, यानी 13 ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों पर ब्रिटेन ने क्या किया था, फ्रांस के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यानी फ्रांस के 13 ऐसे क्षेत्र, 13 उन इलाकों पर जो फ्रांस के शत्रु क्या था, ब्रिटेन था। यानी उस समय इस फ्रांस का शत्रु कौन था, ब्रिटेन था। यानी उस समय क्या था, फ्रांस का शत्रु, यानी फ्रांस का शत्रु ब्रिटेन ने क्या किया, इसके 13 क्षेत्रों को औपनिवेशिक बना लिया, यानी गुलाम बना लिया था। तो इसने क्या ब्रिटेन से छुड़ाने के लिए इसने अमेरिका की मदद ली, अमेरिका की मदद ली। इसने क्या किया, अच्छा खासा धन यानी पैसा खर्चा किया, तो खजाना और खाली हो गया। फिर तीसरा क्या था कि जो कि ये राजा थे, इस वजह से इनके जो सरकारी दफ्तर हो गए, सरकारी कार्यालय हो गए, सरकारी कार्यालय हो गए, सैनिकों की तनख्वाह हो गए, सैनिक तनख्वाह हो गया, वेतन करते हैं, वेतन हो गया, सैनिकों का वेतन हो गया, ठीक है, सैनिकों का क्या वेतन हो गया। फिर इसके साथ साथ जो इनके जो सरकारी कार्यालय हो गया, तो क्या कार्य जो सरकारी कार्यालय हो गया उसको मेंटेन करना, उनको मेंटेन करना, सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह देना, सैनिक युद्ध में जो सैनिक मारे उनको पेंशन या पैसा देना, तनख्वाह देना। तो यहाँ पर भी क्या तीसरा धन समाप्त हो रहा था। चौथा जो कि ये राजा थे तो बहुत सी शान और शौकत करते थे। ये क्या करते थे, ये बहुत ही क्या करते थे, शान शौकत करते थे, यानी बहुत शान शौकत में रहते थे। जैसे उनके महल हो गया, उसको फूलों से सजाना, अन्य चीजों से सजाना। इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा धन क्या होता था, बर्बाद होता था, बर्बाद होता था या आप कर लो खर्च करते थे। इससे क्या होता था, फ्रांस और पैसा क्या खर्चा होने लगा। इससे फ्रांस का जो सरकारी खजाना था और खाली होने लगा। फिर उसके साथ साथ क्या था, इन्होंने क्या किया था, 10 लीवे डॉलर का कर्ज, यानी ये सब तो हो रहा था। उससे बहुत पहले इन्होंने 10 लीब्रे, यह वहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना रुपया, उससे वहाँ के 10 लीब्रे जो बहुत बड़ी उस समय पूंजी थी, उन्होंने क्या किया था, कर्जा ले लिया था। और जब उन्होंने कर्जा लिया था तो क्या था, वो 10% के ब्याज पे था। और जब 10% के जो उन्हें ब्याज था, तो इसका जो था क्या हुआ, टोटल जो है 10% के ब्याज पे लिया था। तो इन्होंने जो पैसा ने कर्ज जिनसे लिया था, तो कर्ज ले लिया था, जितने भी कर्जदाता थे जिन्होंने फ्रांसीसी सरकार को कर्जा दिया था, वो सारे के सारे क्या अपना पैसा मांग रहे थे। तो उससे क्या हुआ, 2 लीवे यानी 2 लिब्रे का क्या और कर्ज चढ़ गया, यानी 10 लिब्रे का कर्ज तो था, प्लस 2 लिब्रे का और क्या कर्ज उस पर और चढ़ गया। तो इससे क्या सरकार का खजाना और खाली हो गया। तो यानी जब लुई 16वीं जब शासक बना तो उसने देखा कि राजकोष क्या खाली है, खाली कई कारण से, बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर धन का समाप्ति, क्यों? क्योंकि युद्ध हो रहा था, युद्ध में बड़े पैमाने पर युद्ध में धन की समाप्ति। 13 ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों को ब्रिटेन ने गुलाम बना लिया था, उसको छुड़ाने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए अमेरिका की मदद ली, उस पर पैसा खर्चा किया। फिर उसके बाद जो उनकी सरकारी कार्यालय थे, कर्मचारी हुआ, वेतन देना, पैसे देना, वेतन देना, अन्य चीज़ों देना, उस पर खर्चा किया। पहले से कर्ज लिया था, उस कर्ज का जो ब्याज था वो ब्याज पे पैसा चुकाते थे। उसके साथ साथ क्या, जो वराया थे, जो शान शौकत दुनिया भर की चीज़ें थे, तामझाम, उस पर पैसा खर्चा करते थे। तो इससे क्या बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता था, फ्रांस का जो था पैसा खर्चा होता गया और राजकोष क्या खाली होता गया। लेकिन जब 1789 में जब लुई 16वीं क्या था यहाँ के जब शासक बना तो इसने देखा कि सरकार राजकोष खाली है, तो इसने कहा कोई बात नहीं, खाली है तो क्या हुआ, इसको फिर वापस क्या करेंगे, भर लेंगे। और जो कि अयोग्य था, इसको क्या था, इसको भारतीय समाज के, इसको फ्रांसीसी समाज के संरचना तो मालूम नहीं थी, क्योंकि इसको तो समाज की अगर संरचना अगर मालूम होती तो ऐसा कोई काम नहीं करता। इसको क्या फ्रांस समाज की संरचना मालूम नहीं थी, ये जानता ही नहीं था कि फ्रांस में जिन लोगों से टैक्स लिया जाता था वो सबसे गरीब है, क्योंकि फ्रांस में जो तीसरे स्टेट के लोग हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, जिनसे टैक्स लिया जाता था, वही लोग टैक्स भरते थे। यानी फ्रांस की आधा से ज़्यादा आबादी जो टैक्स भरती थी वो सबसे ज़्यादा गरीब थी। यानी फ्रांस की 60% अगर आबादी जो गरीब है वो टैक्स भरती थी। और जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, एकदम बहुत संपत्ति, इतनी संपत्ति है कि 50 पीढ़ी भी अगर बैठ के खाए तो भी संपत्ति नहीं खत्म होगा, उनको टैक्स दिया ही नहीं जाता था। टैक्स कितना भी बढ़े उनको टैक्स देना रहता था। जैसे ये विद्वान है, इनके पास खूब पैसे थे, इनके चर्च थे, जमीन थे, मकान थे, घर थे, लेकिन उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, शासक वर्ग को भी नहीं देना पड़ता था। तो टैक्स किसको देना पड़ता था, इनको देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, इनको देना पड़ता था। और जो कि ये गरीब थे, जिसमें तीसरे वाले जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, ये क्या इनकी आबादी 60% थे। जैसे मान लीजिए, जैसे आप एग्जाम्पल तब समझिए कि मान लीजिए ये फ्रांस है, तो फ्रांस है, तो फ्रांस में जो थर्ड स्टेट का जो तीसरा समूह था, थर्ड स्टेट में 3 थे, जिसमें जो मजदूर वर्ग जो आते थे उनकी आबादी कुल फ्रांस का 7% थी। और ये सबसे गरीब थे, सबसे गरीब यही थे। और जो सबसे गरीब था उनसे जगह टैक्स वसूला जाता था। और जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है उनकी आबादी इतनी सू है, और उनसे इनकी आबादी इतनी सू है, इतना सा है, और क्या है, संपत्ति इतना है, और इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा। जबकि इनकी आबादी कितना है, अब जबकि वहीं पर जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी आबादी इतनी है और उनके पास संपत्ति कितनी है, इतनी, अब पूरा पूरा टैक्स जो है इतना उन्हीं से लिया जा रहा है। तो ये जानता नहीं था लुईस, जानता भी होगा फिर भी अयोग्य था, उसको क्या था, कोई बात नहीं, राजकोष खाली है, भर लेंगे। और उसने क्या किया, जितने भी चीजें थी, क्या किया, जितने भी चीजें थी उस सभी चीजों का जो रेट है, यानी जो कीमत है बढ़ा दिया। यानी जितने भी वस्तु थी उस पर टैक्स बढ़ा दिया। यानी जो सामान पहले 10 का मिलता था अब 20 का हो गया, जो सामान पहले 40 का मिलता था अब वो 50 का हो गया, 50 का हो गया वो क्या 80 का कर दिया। यानी सब पे उसकी कीमत क्या दुगनी कर दिया, दुगनी 3 गुनी हो गए। इससे क्या होने लगा, जो भी रोजमर्रा की जरूरत की जो भी चीजें थे, जैसे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें क्या हो गए, जैसे मान लीजिए नमक हो गए, दाल हो गया, तंबाकू हो गया, लोग सेवन करते थे, जो भी हो, नमक हुआ, दाल और तंबाकू हो गया। अन्य घरेलू जितने भी चीजें थे, इन सभी चीजों का क्या होता था, रेट 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लुईस सलावे ने टैक्स बढ़ा दिया। और जब ये टैक्स बढ़ा, इस टैक्स बढ़ने से नुकसान किसको हुआ, थर्ड स्टेट के जो तीसरे थे उनको ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों उनको ज्यादा नुकसान, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब वही थे और उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। और जो लोग फादरी वर्ग हुए, शासक वर्ग हुए, अन्य वर्ग हो गए, उनको क्या था, उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा था, लेकिन उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, टैक्स देते नहीं थे, क्योंकि जन्म से ही अधिकार था कि आपको टैक्स देना नहीं है। और उनके पास संपत्ति ज्यादा थी, और जिनके पास संपत्ति कम थी उनको क्या टैक्स देना पड़ता था। और जब लुईस सलावे ने जब टैक्स बढ़ाया तो दुगना 3 गुना क्या महंगाई बढ़ी। और एक बात और जान लीजिए, ये जो फ्रांस में जो व्यवस्था थी, जब राजा जब क्या करता था, जब किसी से टैक्स बढ़ाता था, जब राजा क्या होता था, जब टैक्स बढ़ाता था
तो उसके लिए एक क्या सभा बुलाई जाती थी, एक सभा बुलाई जाती थी, जिस सभा में यानी फर्स्ट स्टेट के लोग हो गए, दूसरे स्टेट के लोग हो गए और तीसरे स्टेट के जो तीनों लोग हैं, ये तीनों के तीनों क्या आते थे, जिसमें राजा को ये बताना पड़ता कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, कारण बताता था, उससे बातचीत होता, एक विवाद होता था। लेकिन जब लुई 16वीं शासक बना या उसके पहले कुछ जो शासक थे ये सभा बुलाते नहीं थे, बिना सभा बुलाए क्या करते थे, वो टैक्स बढ़ाना चालू कर देते हैं। यानी फ्रांस में ऐसा था, सिस्टम क्या था कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं वो टैक्स नहीं देंगे, सेकंड स्टेट के टैक्स नहीं देंगे, थर्ड स्टेट के जो तीनों लोग हैं ये टैक्स दे देंगे, जिसमें थर्ड के जो तीसरे थे इनकी आबादी 7% थी पूरे फ्रांस की, सबसे गरीब ये थे। जब राजा को या शासक वर्ग को जब टैक्स बढ़ाना होता था तो इन सबको बुलाना पड़ता था, इन सबके लोग के हर एक एक उम्मीदवार आता था और एक सभा लगती थी जिसमें राजा ये बात बताता था कि मैं क्या टैक्स बढ़ाने आ रहा हूँ, वो कारण बताता था, कारण बताता था, लोग एक दूसरे को मानते थे ताकि किसी को परेशान ना हो। लेकिन जब लुई 16वीं शासक बना तो इससे कई साल पहले क्या ये सभा नहीं लगा रही थी, ये सभा बंद कर दिया गया था, सभा लगी नहीं रही थी। और जो लुई 16वीं शासक बना तो इसने ये सभा बुलाई नहीं, बिना सभा बुलाए, बिना इन लोग को बताए, बिना इन लोग के कारण बताए पूछे जाचे, इसने क्या किया रेट बढ़ा दिया। और रेट बढ़ाने से कीमत दुगनी तिगुनी आसमान छूने लगी। इससे क्या होने लगा, जितने भी गरीब लोग हैं उनको रोजी रोटी का संकट आने लगा। तो रोजी रोटी का संकट तो आने लगा, लेकिन स्थिति तब ज़्यादा खराब हो गई, रोजी रोटी का संकट तो आने लगा, लोगों को समस्या आने लगा महंगाई की वजह से। और स्थिति तब ज़्यादा खराब हो जाती थी जब कभी क्या होता था, फ्रांस में क्या हो जाता था, टिंडो का डल आ जाता था, टिंडो का डल आ जाता था। जैसे मान ली किसी ने गेहूं की खेती की तो कभी का टिंडो का ऐसा डल आ जाता था जिससे क्या होता था, पूरा फसल बेकार हो जाता था, कभी कल ऐसा होता था कि ओले गिर जाते थे, या बारिश हो जाती थी, वर्षा में लिख दूं, वर्षा हो जाती थी। तो इन सभी के कारण क्या कभी का जब फसल जब एकदम बेकार हो जाती थी तो इससे क्या होता था, फ्रांस में अनाज की कमी हो जाती थी, और अकाल पड़ जाता था, और जब अकाल पड़ता था तो जो शासक था यानी जो राजा था वो अकाल में जनता को राहत देने की वजह वो क्या करता था, सरकारी खजाना बढ़ने के लिए और टैक्स बढ़ाता था, जिससे जितने भी गरीब लोग थे उनको क्या और समस्या आने लगी। तो समस्या क्या, अकाल के समय क्या था और भी समस्या लोगों को आने लगी। तो समस्या इतना लोगों को आने लगी कि जो उस समय जो बेकरी की दुकानें थी जहाँ पे ये लोग ब्रेड खरीदने जाते थे, जो कि अब अकाल हो गया, कीमतें क्या इतनी ज़्यादा हो गई, कीमतें इतनी ज़्यादा होने गए कि लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। और अकाल की वजह से फसल नष्ट हो गया, और फसल नष्ट होने की वजह से अब ब्रेड हुआ या अनाज हुआ जो भी उसके मार्केट में वस्तु कम हो जाती थी, मांग ज़्यादा बढ़ जाती थी। और इस पे क्या होता था, जितने भी उद्योगपति होते थे, जो उद्योगपति हो गए, उद्योगपति हो गए, जमींदार हो गए, ये क्या करते थे, ये अनाजों को काला बाजारी करने लगे, उसको मोटे मोटे दामों में भेजना, उसको अपने पास इकट्ठा करना, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कोई कमी थी नहीं थी और उनको टैक्स तो देना नहीं था। तो वो क्या अनाजों को इकट्ठा करते थे, उसका काला बाजारी करना चालू कर दिए। इसके साथ साथ क्या, जब महंगाई दुगनी तिगनी चार गुनी जब बढ़ने लगी तो जितने भी 60% जो आबादी थी, जो मजदूर किसान ये लोग थे, इन्होंने क्या उद्योगपतियों से, जमींदारों से, अन्य जहाँ जहाँ भी काम करते थे, जो मिस्त्री थे, जो कारीगर थे, उन्होंने क्या लोगों से मांग की कि उनका जो वेतन है उसको क्या बढ़ाया जाए। उनका यह कहना था कि महंगाई बढ़ रही है और हमारे इस वेतन से हमारा कुछ नहीं हो रहा और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। जबकि इसे इन लोगों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा, पुराना वही आपको वेतन दिया जाएगा, महंगाई बढ़ी फिर भी। तो इससे क्या लोगों में और आक्रोश आ जाता था कि एक तो क्या उनसे दुगुना तीन गुना क्या उसे टैक्स लिया जाता था। और जब अकाल आ जाता था, कीड़ों के दल से फसल बर्बाद हो जाती थी, तो उद्योगपति जो जमींदार जिनके को टैक्स देना जो उच्च वर्ग है, जिनको टैक्स आमतौर पर देना नहीं रहता था, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती थी, तो ये लोग क्या करते थे, अनाजों का काला बाजारी चालू कर देते थे, उसको इकट्ठा करना चालू कर, उसको ऊंचे दाम पे बेचते थे। और इसके साथ साथ जब ये मजदूर जब बोले कि वेतन बढ़ाने के तो वेतन भी नहीं बढ़ाते थे। इससे क्या होता था, उन मजदूरों का क्या होता है,
मजदूरों का क्या होता था, आर्थिक रूप से क्या शोषण होने लगा, शोषण हो गया। और स्थितियां धीरे 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 इतनी बेकार होने लगी कि जब ब्रेड की दुकान पे जब लोग ब्रेड खरीदने जाते थे तो लोग आपस में क्या करते थे, आपस में ही ब्रेड के लिए क्या करते, ब्रेड के लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। कभी कभी उसी ब्रेड की दुकान पे मारपीट हो जाता था, हिंसा होने लगती थी। कभी ब्रेड चोरी हो जाता था या एकदम हिंसा भी होने जाता है। यानी क्योंकि अकाल पड़ा, पैसे नहीं है, क्या हुआ, टैक्स बढ़ गया, जो टैक्स है टैक्स बढ़ गया, वेतन बढ़ा नहीं, लोगों की परेशानियां बढ़ी। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या, अकाल आ गया। और वहीं पर क्या हुआ, जमाखोरी होने लगी। और ब्रेड की दुकानें पर क्या होने लगा, लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। लोग आपस में चोरी मार पीट हिंसा करने लगे लोग ब्रेड के लिए, क्योंकि उस समय अकाल भी था, अनाज भी नहीं था और कीमतें आसमान छू रही थी। तो इससे क्या, जो फर्स्ट स्टेट जो सेकंड स्टेट के लोग थे और जो ये उद्योगपति थे जो थर्ड, इनको कोई ना परेशानी नहीं उनको होता था, उनको क्या था, कोई परेशानी नहीं होता था। परेशानी क्या, किसी भी प्रकार की इनको कोई परेशानी नहीं होता था, क्योंकि इनके पास संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन सबसे ज्यादा क्या परेशानी इनको होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, शासक वर्ग के प्रति क्या करते थे, अपील करते थे कि जो भी चीजें हो रही है ये सही नहीं है, इसको रोका जाए। जबकि लुईस सलामी क्या करता था, इसको क्या कर देता था, इसको अनदेखा कर देता था, अनदेखा कर देता था। और बड़े पैमाने पर जो जमींदार हुए, उद्योगपति हुए, लोगों ने इनका खूब शोषण किया, आर्थिक रूप से कम वेतन देकर ज्यादा से ज्यादा काम करवाया, कमर तोड़ काम करवाया। और जो लोग नहीं करते थे उनको नौकरी से हटा देते थे, वेतन बढ़ा नहीं रहे थे, टैक्स पर टैक्स लुईस सलामी बढ़ाता जा रहा था। उस समय अकाल आ जाता था, भूखमरी आ जाता था, उससे और समस्या बढ़ने लगी। तो लोगों में क्या, एक आक्रोश, एक हिंसा की भावना धीरे धीरे क्या होने लगी, एक हिंसा की भावना लोगों के अंदर आने लगी। लोगों के प्रति क्या, हिंसा की भावना क्या लोगों के प्रति आने लगी। वहीं पर जो शिक्षित वर्ग था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अधिकारों की मांग की, अधिकारों की मांग की। क्यों मांग की, क्योंकि जब इतना ज्यादा टैक्स इनसे लिया जाता है, इतना ज्यादा, तो ये पहले तो कहते हैं हमसे नहीं टैक्स मत लीजिए, हमारा आर्थिक पृष्ठभूमि खराब है और अकाल पड़ा, ऊपर से और टैक्स लिया, जब से नहीं जाए तो सरकार इसको अनदेखा कर देते थे राजस्व से। तो इन्होंने जो शिक्षित वर्ग थे, जो अन्य लोग थे, इन्होंने क्या अपने अधिकारों की मांग करने लगे। और एक समय बाद इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। विद्रोह किया, किसके प्रति विद्रोह किया, राजा के प्रति किया। और जितने भी जो पुरोहित लोग थे उनके प्रति क्या, जो पुरोहित हो गए उनके प्रति क्या, विद्रोह किया। जो उद्योगपति हुए उनके प्रति विद्रोह किया। जो जमींदार हुए उनके प्रति क्या इन्होंने विद्रोह किया, इन लोगों ने, कि जो भी अब यह व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है, अब व्यवस्था नहीं चलेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इन लोगों का नुकसान हो रहा था। तो बड़े पैमाने पर इन्होंने विद्रोह किया। और उन्होंने क्या किया, सब लोग एकजुट हुए और एकजुट होने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। और संघर्ष किया उसके बाद उन्होंने एक संविधान सभा का निर्माण किया। उन्होंने एक संविधान सभा का निर्माण किया। उन्होंने लोगों ने क्या किया, एक शपथ लिया, एक संविधान सभा का निर्माण लिया, संविधान सभा का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था कि राजा को उनके राजगद्दी से हटाया जाए, एवं जो राज की जो व्यवस्था है उसको क्या कि उसको पूरी तरह से उसको हटाया जाए। यानी उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था कि एक संविधान बनाया जाए, एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिससे राजा को निरंकुश होने पर रोका जाए, साथ ही राजा की शक्तियों में कटौती की जाए। उन्होंने शपथ लिया, जब तक राजा इन चीजों को बदलाव नहीं करेगा, जब तक हमें समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, स्वतंत्रता, इन सब चीजों का अधिकार नहीं मिलेगा, ये जो पुरानी जो विचारधारा जो व्यवस्था चली आ, जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक क्या, ये संविधान सभा भंग नहीं होगी। तो पहला, पुरानी व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक भंग नहीं होगी। जब तक राजा की शक्ति को क्या कम नहीं किया जाएगा, तब तक क्या ये संविधान सभा भंग नहीं होगी।
तो लोगों ने एक संकल्प ठाना कि दो चीजों का, पहला कि जो ऐसी व्यवस्था है कि कोई टैक्स दे कोई टैक्स ना दे, इसको बंद करना है। टैक्स सभी देंगे, और जो टैक्स जो लोग दिया जाएगा वो किस आधार पर रहेगा, वो आय के आधार पर। जिसके पास जितनी संपत्ति रहेगी उसके आधार पर उससे टैक्स लिया जाएगा, ना कि वर्ण के आधार पे लिया जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो राजा जिसके पास सभी शक्ति है वही सारा काम कर रहा है, उसकी शक्तियों में क्या कटौती की जाए, जिससे वो, क्योंकि वो राजा एकदम तानाशाही टाइप का एकदम हो गया था, जिससे वो जनता के अधिकारों को ही छीना था। जनता के यहाँ जमींदारों द्वारा उद्योगपति द्वारा शोषण हो रहा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मांगा कि जब तक इन व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा और कोई राजा की जब तक शक्ति की कटौती नहीं होगी, तब तक क्या इस संविधान सभा को क्या भंग नहीं किया जाएगा। इन्होंने क्या इस तरह के संकल्प को ठाना। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूं। तो उसके बाद अब क्या हुआ, अब आप देखिए क्या हुआ, क्या हुआ इसके बाद जब लोगों ने संकल्प ठाना तो उन्होंने संविधान की मांग की और राजा की शक्तियों की क्या मांग की। जब इस तरह से लोगों ने मांग किया, सभी ने एकजुट होकर, तो उसके बाद क्या उसमें एक व्यक्ति का उभार हुआ। उसमें से क्या एक व्यक्ति का उभार हुआ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों का उभार हुआ जो इसका नेतृत्व करते थे। उनमें से एक व्यक्ति का उभार हुआ जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उनमें से एक व्यक्ति का क्या उभार हुआ जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू कौन था, क्योंकि लोगों ने संविधान को तो बना लिया, बनाने का उद्देश्य यही था कि जब तक राजा की शक्तियों में कटौती नहीं की जाएगी और सबके आय के अनुसार जब तक टैक्स ना लिया जाए, पुरानी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब सब क्या इस संविधान सभा को भंग नहीं किया जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो जन्म से जो विशेषाधिकार है जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक क्या इसको हम ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू क्या कौन था, जैसा कि लोगों ने कहा कि राजा की शक्तियों का कटौती हो, राजा के पास इतनी ताकत ना हो, तो मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा। अब आप समझो, जैसे देखो पहले क्या कोई राजा था, तो राजा का क्या काम था, कानून बनाना। राजा ही कानून बनाता था, उस कानून का पालन कौन करवाता था, पालन कराना राजा ही करवाता था। और न्याय करना, न्याय हुआ या दंड देना, ये कौन करता था, राजा ही करता था। यानी पहले क्या था, किसी भी चीज पे कानून बनाने का अधिकार किसको था, राजा को था। उसका पालन करवाना वो कौन करवाता था, राजा करवाता था। और कोई उस कानून का उल्लंघन करे, किसी के साथ कुछ गलत हो, तो न्याय करना और